हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि सीएपीएफ एसी जो असिस्टेंट कमांडेंट है 2026 का एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जिस टाइप से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 2025 में, इसी साल 2025 में जिस टाइप से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी, तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। तो इसको आज हम लोग समझेंगे कि कैसे 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस लेक्चर में पेपर 1 के रेस्पेक्ट से जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जो पैटर्न देख ही रहे हो, है ना, 2025 में भी देख सकते हो जो पैटर्न चला आ रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, है ना, एक कंसिस्टेंसी, ये सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले अपने एग्जाम पैटर्न को समझो, है ना। एग्जाम पैटर्न को समझो कि एक चीज पहले समझना कि पैटर्न क्या ऑब्जेक्टिव बेस में आ रहा है, क्या कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब्जेक्टिव बेस में आ रहे हैं, कौन से केस में आ रहे हैं। ये दो चीज हैं, यही डिफाइन करेगा कि आपको पढ़ना कैसे है और कितने डेप्थ तक जाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे जो कि सब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीएपीएफ का जो पेपर है वो क्या है, दोनों का मिलावट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, सब्जेक्टिव केस भी आता है। तो उस तरीके से अपने को प्लान करते हुए चलना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अगला देखते हैं कि स्टार्ट प्रिपरेशन बिफोर एग्जाम। कुछ लोग का आदत ये होता है कि जैसे नोटिफिकेशन आया तब वो क्या करते हैं कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सीएपीएफ एसी जो पेपर है ना, ये इतना इजी नहीं रहा है ना, इतना इजी नहीं है कि जस्ट नोटिफिकेशन आया उसको पढ़ लो फिर क्रैक कर लो। इसमें टाइम रिक्वायर है, टाइम लगता है इसमें, क्योंकि दो पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो दोनों पेपर को एक प्रॉपर टाइम बैलेंस के साथ और रिक्वायर्ड टाइम में और एग्जाम से पहले, है ना, कवर करना, पूरे सिलेबस को कवर करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है ना। तो अभी क्या है, अपने पास 1 साल बचा हुआ है, तो 1 साल में हम लोग अच्छे से सीएपीएफ एसी का जो पेपर है उसको कवर कर सकते हैं। जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है अगर देखा जाए तो, अगर देखिए 1 साल सफिशियंट होता है ना, 1 साल मोर देन सफिशियंट है। सीएपीएफ अगर प्रॉपरली इसका तैयारी करोगे तो मोर देन सफिशियंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना तो कर लिए, है ना। तो उसके बाद अपने को क्या करना है, एक बार सिलेबस देखना है। सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी अपने को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना है। सब्जेक्ट वाइज, ये नहीं कि सब जो सब्जेक्ट है इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हो, नहीं। ये अपने को क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लो, उसमें एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, या फिर कोई भी वेबसाइट में जा सकते हो, वहां पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखना कि कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज है और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी में, है ना। जैसे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि हो गया साइंस, साइंस से क्वेश्चन बन रहा है ना। और बोलोगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है उसका वेटेज जो है ज्यादा है और कुछ का जो है कम है। अब अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो कम है ना, जिसका वेटेज कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े एग्जाम में चले जाए। तो ये गलती बस भूल के मत करना, है ना। क्योंकि मेरिट में आना है अपने को, तो मेरिट में आने के लिए ये सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। सब सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देके, और जो ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं उसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने को देना ही देना है। तो एटलीस्ट एक बार सिलेबस को पढ़ लो, है ना। सिलेबस पढ़ोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि कितना तक अपने को, कितना एरिया तक कवर करते हुए चलना है। उसके बाद पीओआईक्यू सॉल्यूशन करना है ना, पीओआईक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे, जैसे कि पॉलिटी का लेते हैं, तो पॉलिटी में कोई लेक्चर पढ़े, कोई लेक्चर मान ले क्या है, प्रियम्बल पढ़ लिए, तो प्रियम्बल कवर किए, तो इसके बाद अपने को इसका क्या देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट दो, यहाँ पे टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है ना। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो टेस्ट दो, कहीं से भी दो,
टेस्ट दो। जैसे कि हमारा जो यूट्यूब में इनिशिएटिव चल ही रहा है, जैसे कि प्रियम्बल टॉपिक खत्म हुआ, इसके बाद टेलीग्राम चैनल में इसका टेस्ट अवेलेबल हो जाता है, तो इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। तो एक बार टेस्ट जरूर देना चाहिए। साथ में अगर PYQ हो तो और बेटर है। PYQ के जरिए से हम लोग एनालिसिस यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो यही बोला कि हर चैप्टर के बाद एटलीस्ट उसको मॉक टेस्ट तो देना ही देना चाहिए, जिससे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे इस लेक्चर को अगर देख रहे हो तो दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। या तो एक कैंडिडेट वो है जो पहले से प्रिपेयर है ना, प्रिपेयर क्या है, पहले से प्रिपेयर हैं, या फिर जो रिपीटर्स हैं वो लोग देख रहे होंगे, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, बिगिनर हैं। जो बिगिनर है, अगर बिगिनर हो तो NCERT को कंपलसरी पढ़ लो, ये तो मेरा एडवाइस रहेगा। क्योंकि इन NCERT में जो फाउंडेशन जो बिल्ड होगा ना, वो कहीं नहीं होने वाला है। NCERT जो एक बेसिक से लिखा हुआ है, तो जब बेसिक ही कवर रहेगा तभी तो एडवांस बुक को कवर कर पाओगे। अगर बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो कितना भी स्टैंडर्ड बुक कवर कर लो, कितना भी स्टैंडर्ड बुक अपने स्टडी रूम में रख लो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट NCERT मस्ट है, एक बार तो बिगिनर हो तो पढ़ लेना चाहिए NCERT को। NCERT के रेस्पेक्ट में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, है ना। तो NCERT अगर बिगिनर हो तो NCERT पढ़ लो, ठीक है, वो मस्ट रहेगा। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स अगर नोट्स बना रहे हो, है ना, नोट्स बना रहे तो अपना खुद का बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाओ, और वो भी हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, कई यहाँ पे कुछ लोग डिजिटली प्रमोट करेंगे कि डिजिटली नोट्स बनाओ, ठीक है, बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बस यहाँ पे कंसिडर ये करना, जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो यहाँ पे लिखना होता है। तो अगर नोट्स बना रहे हो तो अगर हाथ से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। तो अगर हैंड रिटन बना पाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद क्या करना है, टारगेट बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में उठे तो मॉर्निंग के बाद उस दिन में अपने को क्या क्या करना है, एक पेज में क्या है टारगेट लिख लो, और उस टारगेट को डेली कंप्लीट करो, ठीक है। तो टारगेट बेस्ड अप्रोच यहाँ पे बहुत जरूरी है। टारगेट बेस्ड के साथ कंसिस्टेंसी, है ना। सबको पता है कि कंसिस्टेंसी सब बोल रहे हैं, लेकिन अपना कोई नहीं रहे, और जो अपना रहे इसको वही क्या है, सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखना कंपलसरी है ना, कंपलसरी ही बोलूँगा, कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगा तब तक दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अपने को दोनों पेपर कवर करना है, 1 और 2, और इसमें तो लिखना होता है, तो बिना लिखे कैसे जा सकते हो भाई एग्जाम देने, ये भी तो सोचो। अंडरस्टैंडिंग करो नेचर ऑफ एग्जाम को, है ना। नेचर का एग्जाम कैसे, कि कितना डेप्थ तक आ रहा है क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, कितना डेप्थ तक पूछ रहे हैं, कितना एरिया को कवरेज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या फैक्ट्स के बेस में आ रहा है क्या, ये सब चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना। उसी हिसाब से तो पढ़ाई करोगे। मान लो अगर पूछ रहे हैं एग्जाम में आ रहा है कौन सा, उसका फैक्ट्स वाले, एक सेकंड ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं फैक्ट्स वाले, हम कौन सा याद करें, पूरा डिस्क्रिप्टिव, पूरा रट के जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव में ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन वहां तो पूछ रहा है फैक्ट्स, और हमें फैक्ट्स ही नहीं पता, है ना। तो दोनों अपने को करते हुए चलना है। जैसे कि 2025 में जो क्वेश्चन आया है वो फैक्ट्स के ऊपर भी बेस्ड था, और कुछ ऑब्जेक्टिव के, वो जो होता है ना सब्जेक्टिव में भी बेस्ड था। तो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से होगा, जब NCERT पढ़ोगे। NCERT पढ़ोगे तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आया। चलिए और कुछ देख लेते हैं। रिवीजन ये तो सबको पता है, रिवीजन इज की, सब जानते हैं, लेकिन करेगा कौन। तो देखो, हो सके तो वीकली करंट अफेयर्स, वीकली रिवीजन करना। रिवीजन कर रहे हो तो वीकली रिवाइज करना। उसके बाद जैसे ही एक बार वीकली रिवाइज होता है, उसी को एक बार मंथली रिवाइज करना। सेम यही अगर फॉलो करते रहोगे ना तो भूलोगे नहीं, एग्जाम तक कोई भी चीज़ क्या होगा, रिटेन रहेगा।
तो वीकली रिवाइज करना एक जरूरी चीज़ है। आप ये कंसिस्टेंसी तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना, देखो एक होता है टाइम मैनेजमेंट पेपर, जब पेपर में बैठोगे तब करोगे टाइम मैनेजमेंट, और जो स्टडी करोगे तब करोगे टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना एक जरूरी चीज़ होता है कि अपने लाइफ में जो है टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी अगर बिगिनर हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना। अगर रिपीटर हो जो और पहले एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो पढ़ चुके हैं, किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? उसको तो पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और रिवाइज करो, ये तीनों चीज करना चाहिए। लेकिन जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे एग्जाम को निकाल पाओगे, चांस ज़्यादा रहेगा कि एग्जाम निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फैक्ट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होना चाहिए, साथ में फैक्ट्स जो हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? इतना समझ आया? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए थैंक यू। फिर अब मिलते हैं पेपर 2 के साथ। ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू।